साल 2022 में बिहार की राजनीति में एक शख्स ने अपने सिर पर भगवा पगड़ी बांधी और एक कसम खाई। कसम यह थी कि जब तक बिहार की सत्ता से नीतीश कुमार को हटा नहीं दूंगा, यह पगड़ी सिर से नहीं उतरेगी। उस वक्त राजनीति के बड़े बड़े पंडितों ने कहा था कि यह सिर्फ एक चुनावी स्टंट है और कुछ दिनों में सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन समय बदला, साल बदला और उसके साथ ही बदल गया बिहार का पूरा राजनीतिक इतिहास। तारीख थी 15 अप्रैल 2026। बिहार की सियासत में वो भूचाल आया जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद 57 साल के सम्राट चौधरी ने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। बिहार के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब किसी शुद्ध भाजपा नेता के हाथ में राज की पूरी कमान आई। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आखिर कैसे पहुंचे। सवाल यह है कि आखिर एक ऐसा नेता जो कभी लालू यादव और कभी नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री रहा, वो अचानक बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा कैसे बन गया। और मुख्यमंत्री बनने के बाद आज उनके सामने बिहार को चलाने में क्या क्या चुनौतियां आ रही है। आज हम बिहार के इसी नए सम्राट की पूरी कहानी को विस्तार में समझेंगे। इस कहानी को गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। दोस्तों, सम्राट चौधरी बिहार की राजनीति के लिए कोई नए खिलाड़ी नहीं है। उनकी रगों में राजनीति का खून है। उनके पिता शकुनी चौधरी सेना की नौकरी छोड़ करके सियासत में आए थे और मुंगेर के तारापुर से 6 बार विधायक रहे। सम्राट चौधरी ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत 90 के दशक में की थी। साल 1999 में जब राबड़ी देवी की सरकार थी, तब सम्राट चौधरी को सबसे कम उम्र में मंत्री बनने का गौरव मिला था। हालांकि उम्र के विवाद के कारण उन्हें बाद में इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन सम्राट चौधरी की असली पहचान थी उनका जुझारू और आक्रामक अंदाज। वो सत्ता के गलियारों में शांत बैठने वाले नेताओं में से नहीं थे। उन्होंने समय के साथ हवा का रुख पहचाना। जब राष्ट्रीय जनता दल से उनका मोह भंग हुआ तो वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए और जीतन राम मांझी की सरकार में शहरी विकास मंत्री बन गए। साल 2017 सम्राट चौधरी के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उस वक्त बीजेपी बिहार में एक ऐसे चेहरे की तलाश में थी जो राज्य की पिछड़ी जातियों, खास तौर से लवकुश यानी कि कुर्मी और कुशवाहा समीकरण में मजबूत पैठ बना सके। बिहार में लगभग 14% यादव के बाद कुर्मी और कुशवाहा समाज की आबादी करीब 10% है। नीतीश कुमार इसी वोट बैंक के दम पर सालों तक राज करते रहे। बीजेपी ने इसी वोट बैंक में सीधे सीधे सेंध लगाने के लिए मार्च 2023 में सम्राट चौधरी को बिहार में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। प्रदेश अध्यक्ष बनते ही सम्राट चौधरी ने खुद को एक स्ट्रीट फाइटर के रूप में स्थापित किया। उन्होंने तत्कालीन सरकार और नीतीश कुमार पर सीधे और तीखे हमले किए। जब जनवरी 2024 में नीतीश कुमार वापस एनडीए में आए, तब सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री की बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। उन्होंने वित्त, स्वास्थ्य और उद्योग जैसे भारी भरकम मंत्रालयों को संभाला। इसके बाद 2025 के विधानसभा चुनाव में तारापुर सीट से 45,000 वोटों की भारी मार्जिन से जीत दर्ज कर उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ संगठन के ही नहीं बल्कि जनता के भी बड़े नेता हैं। और फिर आया साल 2026, जब बदलती राजनीतिक परिस्थितियों और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की दूरदर्शी रणनीति के तहत नीतीश कुमार ने स्वेच्छा से पीछे हटने का फैसला किया और 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी बिहार की सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गए। अब बात करते हैं उनके मुख्यमंत्री के रूप में अब तक के कार्यकाल की कैसा रहा। कुर्सी संभालते ही सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया कि उनकी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में काम करेगी। उनका अब तक का कार्यकाल बेहद आक्रामक और प्रशासनिक कड़ाई वाला रहा। भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आते ही एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दी। सरकार गठन के शुरुआती हफ्ते में ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को सस्पेंड कर उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को कड़ा संदेश दिया कि अब फाइलों में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री ने कई कड़े और जमीनी फैसले लिए, जैसे स्कूल और कॉलेज के समय पर कोचिंग क्लास चलाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी ताकि छात्र सरकारी कक्षाओं में मौजूद रहे। सम्राट चौधरी का फोकस उद्योग और आधुनिक टेक्नोलॉजी पर भी काफी ज्यादा दिख रहा है। हाल ही में उनकी सरकार ने स्टार्टअप बिहार पहल के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किया।
पटना में आयोजित हुआ वो 2 दिवसीय बिहार एआई समिट इस बात का सबूत है कि वो बिहार को एक आधुनिक टेक हब बनाने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए युवाओं को रोजगार देने और लंबित भर्ती परीक्षाओं का पारदर्शिता के साथ समय पर पूरा कराने का काम भी तेजी से शुरू किया गया। लेकिन बिहार की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि यहां मुख्यमंत्री होना कोई फूलों का सेज नहीं है, बल्कि यहां कांटे भरा ताज है। सम्राट चौधरी भले ही आज बड़े बड़े फैसले ले रहे हो, लेकिन उनके सामने चुनौतियों का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा है। उनकी सबसे पहली और बड़ी चुनौती है गठबंधन और सहयोगियों का साधना। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन उनके साथ जेडीयू के 2 दिग्गज नेता विजेंद्र यादव और विजय चौधरी उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। जेडीयू जो पिछले 2 दशकों से बिहार की सत्ता की धुरी रहे हैं, उसके नेताओं के भीतर इस बात की टीस जरूर होगी कि अब मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके हाथ में नहीं। ऐसे में जेडीयू को बिना किसी असंतोष के साथ लेकर के चलना और एनडीए के अन्य छोटे दलों के नखरे को संभालना सम्राट चौधरी की सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा होने वाली है। दूसरी बड़ी चुनौती है तेजस्वी यादव और उनका आक्रामक विपक्ष। बिहार में विपक्ष कमजोर नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव युवाओं, रोजगार और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर बेहद आक्रामक राजनीति कर रहे हैं। तेजस्वी की युवाओं के बीच बढ़ती लोकप्रियता का मुकाबला करने के लिए सम्राट चौधरी को सिर्फ कागजों पर दावे नहीं करने होंगे, बल्कि धरातल पर बड़े पैमाने पर नौकरियां और विकास कार्य करके दिखाना भी पड़ेगा। तीसरी चुनौती की अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण भी बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में। बिहार में दरअसल कानून व्यवस्था हमेशा से एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा रहा है। रंगदारी, जमीनी विवाद और हाल के दिनों में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाना सम्राट चौधरी की प्रशासनिक क्षमता की सबसे बड़ी कसौटी होगी। अगर जमीन पर आम जनता खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी, तो सुशासन का कोई भी दांव टिक नहीं पाएगा। चौथी अगर चुनौती की बात करें तो टेंडर घोटाले और व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार। जी हाँ, बिहार की पब्लिक वर्क सिस्टम यानी कि टेंडर व्यवस्था और निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी है। हाल ही में सामने आए टेंडर घोटाले की निष्पक्ष जांच कराना और पूरी सरकारी मशीनरी को पारदर्शी बनाए रखना नई सरकार के किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी। तमाम और भी बड़े बड़े चुनौतियां हैं जो सम्राट चौधरी को देखना होगा। वहीं अगर हम केंद्रीय नेतृत्व ने सम्राट चौधरी पर इतना बड़ा भरोसा इसीलिए जताया है ताकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरह बिहार को भी भाजपा का एक मजबूत और अजय किला बनाया जा सके। इसके लिए सम्राट चौधरी को अपनी कट्टर हिंदूवादी छवि के साथ साथ एक विकास पुरुष की छवि का एक परफेक्ट बैलेंस बनाना होगा। बिहार की राजनीति आज एक बिल्कुल नए मुहाने पर खड़ी है। नीतीश कुमार के लंबे युग के बाद सम्राट चौधरी के रूप में बिहार को एक नया युवा नेतृत्व मिला है। उनका अब तक का कार्यकाल ये साफ दिखाता है कि वो कड़े फैसले लेने से बिल्कुल नहीं डरते, लेकिन बिहार की राजनीति जमीन बहुत फिसलने वाली है। यहां जातीय समीकरण और जनता की उम्मीदें पल भर में बड़ी बड़ी सरकारें बदल देती हैं। अब देखना यह होगा कि क्या सम्राट चौधरी इन सभी चुनौतियों को पार करके बिहार को एक नई दिशा दे पाएंगे और क्या वो बीजेपी के पहले सबसे सफल मुख्यमंत्री के तौर पर अपना नाम इतिहास में दर्ज करा पाएंगे। आखिर आप सम्राट चौधरी को आखिर कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि क्या वो नीतीश कुमार की तरह ही बिहार में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं? कमेंट करके अपने राय को लिखना मत भूलिएगा। आप देख रहे थे बात कई चौक, मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। नमस्कार।